नमस्कार, आपका WITI में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था मैं आपके लिए बुक के क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा, तो मैं अब आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं और थोड़ा आप इसको एडजस्ट कीजिए। तो देखो मेरा थोड़ा क्वालिटी बेकार आ रहा होगा, तो मेरे पास अभी सामान नहीं आ पाया था। जो मैंने मंगाया था वो थोड़ा बेकार आ गया था, मैंने वो वापस कर दिया है, तो उसको समय लगेगा। तो मैं कुछ ऐसे ही मतलब फ़ोटो खींच के आपके लिए क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा वीडियो देखिए। और ये बुक कहीं तक मुझे सही लगी थी, इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं सब ITI लेवल के ही क्वेश्चन है। और ये पेपर में इस क्वेश्चन पेपर ये वाला जैसे मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, तो मुझे लगता है कि इसमें से अक्सर क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे, सीधे सीधे ही आते हैं, क्योंकि ITI का जो लेवल है वो उसी के हिसाब से इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आप सबको पता है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और मैं अगर प्रोटॉन की बात करूँ, प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और हमारा जो न्यूट्रॉन है, तो एक तरह से वो न्यूट्रॉन का मतलब क्या, न्यूट्रल है वो, उसका मतलब वो आवेशलेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर बात करता हूँ कि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। आप सब जानते हैं कि विद्युत अपघट्य में हमारा आयन के कारण होता है। ये सीधे सब क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में यूँ ही फंसते हैं। और मैं कंडक्टर की बात करूँ, कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है कंडक्टर में। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। कांच के टुकड़े को, ठीक है, रेशम से जो हमारी फिक्स चीज़ रहती है, जैसे रेशम है, रेशम पे हम अगर कांच का टुकड़ा करेंगे तो रेशम हमारा क्या, रेशम से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है टुकड़े पे जाएंगे, तो हमारा रेशम है जो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा। और हमारा कांच का टुकड़ा क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या वो हमारा धनावेशित हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा सेकंड हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कूलाम मतलब क्या बोलता है कि जो फोर्स लगता है F बराबर हमारा होता है, मेरा थोड़ा पेन चल रहा है, Q1 Q2 अपॉन D², ये फॉर्मूला होता है। और ये K होता है, और K बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R। ये होती है हमारी रिलेटिव, हमारी होती है परमिटिविटी कंडक्टर की, उसकी इंसुलेटर की परमिटिविटी होती है इंसुलेटर की। तो इसमें क्या है, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो ये फोर्स है हमारा, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है, ये Q1 और Q2, तो दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो देखो D² है ये, इसके इन प्रोपोर्शनल F के D इन प्रोपोर्शनल में व्युत्क्रमानुपाती है। और वैक्यूम की परम विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी उसके उस पर निर्भर करता है, तो सही बात है, उस पर भी निर्भर करता है। ये रहा के की जो वैल्यू दे रखी है इसमें, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डी, इसका मतलब सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सही करते हैं, मैच खाते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं, तो ये क्या धनावेश से स्टार्ट होती हैं। विद्युत हमारी बल रेखाएं क्या होती है, जैसे कि मान लो ये बॉडी है, ये है हमारी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ से हमारी लिख लेंगी और यहाँ पे एंटर करेंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पे एंटर करेंगी, यहाँ से निकलेंगी, इस तरीके से एंटर करेंगी। और एक क्वेश्चन और आता है कि ये पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव पे डाउन हो रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं और ये नेगेटिव में एंटर हो रही हैं। तो इसका ये आंसर हो गया, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे डाउन होती हैं। और एक और यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपके लिए बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो ये है, और यहाँ से जो हमारी ये हमारी जो है विद्युत बल रेखा ये जो निकलती हैं, ये हमारी कितने पर, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे निकलती हैं, ठीक है। जैसा, और ये हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है कि 90 डिग्री पे ही निकलती हैं, तो इसको भी याद रखना है क्वेश्चन आपके लिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ आपके लिए कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो शून्य होती है। गोले के जो अंदर हमारा ये जो गोला होता है, ये जैसे मेरा गोला है, तो इसके अंदर हमेशा जो वोल्टेज का इंटरनल जो वोल्टेज होता है और इसके सरफेस पे जो वोल्टेज है, सिर्फ यही वोल्टेज हमारा सेम होता है, बराबर होता है। इसके इंटरनल मतलब गोले, स्फीयर के गोले के अंदर का जो वोल्टेज होता है और गोले की आउटर सरफेस पे जो वोल्टेज होता है, ये वाला, ये दोनों बराबर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बाकी इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और फ्लक्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जीरो होती हैं। इसीलिए कभी आप कार में जो बैठते हैं, जैसे कार है हमारी, तो कार में हमारे क्या है कि जब हमारे उस पर तार गिरता है, बिजली गिरती है, तो हम कार में बैठ जाते हैं। उससे सेफ़ क्यों रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें हमारी जीरो होती है, इसीलिए हम उसमें बच जाते हैं। जब भी कभी बिजली कड़के तो आप कार में बैठ जाइए, आप हमेशा सेफ़ रहोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा ये क्या होती है। देखो विद्युत धारा हो, वोल्टेज हो, ठीक है, या कैपेसिटर हो, इंडक्टेंस हो, ये सब क्या होती है हमारी, एक तरह से हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती हैं। अब अदिश सदिश का मतलब क्या है, सदिश का मतलब होता है उसमें एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन होनी चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि मतलब कि
कि हमारी इकाई की सीधी सीधी इस डायरेक्शन में हमारी अगर 10 एम्पीयर की करंट जा रही है। ये वैसे एक तरीके से मतलब क्वांटिटी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वोल्टेज ले लो, इंडक्टेंस ले लो, कंडक्टेंस ले लो, या हमारा मतलब करंट ले लो। इसमें क्या है कि कोई वायर है, उसमें सीधा कहीं तो आप करंट फैला लो, उसका कोई रूल नहीं होता है कि लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, उधर से 5 किलोमीटर जाके इसको इधर मुड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसमें। तो क्या है हमारी क्या आ गई यहाँ सब हमारी यहाँ अदिश राशि, अदिश क्वांटिटी होती हैं। अब जैसे कि 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चालक का मात्रक है। चालक का मात्रक जैसे कि R बराबर 1/G होता है, G। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ द करंट अपोज था। फ्लो ऑफ द करंट मतलब करंट फ्लो होने का अपोज करता है। और कंडक्टेंस क्या होता है, करंट फ्लो होने में सहायता करता है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ओम होती है। तो ये इसकी चालकता की हो जाएगी ओम इनवर्स हो जाएगी, या म्यू हो जाएगी, या कंडक्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी 3 यूनिटें हो गई। तो इसका क्या हो गया, इसमें साइमन्स आ गया, इसकी साइमन्स यूनिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए हुए 3L कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि आप जानते हैं आर का फॉर्मूला R बराबर रो इंटू L/A होता है। और जब इसका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया है तो सीधी सी बात है कि R की वैल्यू हमारी L पे डिपेंड है। और नेक्स्ट फार्मूला होता है कि जब ऐसे अगर लंबाई में चेंज किया जाए तो R न्यू जो होता है हमारा होता है, ये होता है हमारा n² इंटू R। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू दे नहीं रखी है तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। और n दे रखा है तो 3 की पावर स्क्वायर होगा 3 3 9, मतलब हमारा 9 ओम हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आंसर। ठीक है, तो इसका D हो गया। अगर हमें कहा रेजिस्टेंस, अगर तार की लंबाई 3 गुना बढ़ा देंगे तो 3 3 9 गुना हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रजिस्टेंसों प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रम से होगी। जैसे कि ये नमा क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूँ ये हमारा आयतन अगर हमारा कांस्टेंट है और मैं लंबाई उसकी कितनी मतलब n गुना कर दूँ तो इसका फॉर्मूला होता है n² इंटू R। और R की वैल्यू यहाँ पे देने रखी है तो हम R की वैल्यू हम 1 मान सकते हैं। और यहाँ पे 3L बढ़ा रहा है तो n का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 3 9, मतलब 9 ओम रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रम से होगी। जैसा कि अब ये जब हम पैरेलल में हमारे क्या होता है कि पैरेलल में हमारी अगर वोल्टेज हमारी कांस्टेंट होती है प्रत्येक, जैसे कि हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज लगा ली मैंने, और ये मेरा रेजिस्टेंस है R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो इसमें जो मेरी I टोटल होगी इन दोनों का समेसन होगा R1 R2 का, तो I1 हो गई और ये I2 हो गई। तो इसमें क्या है कि मेरी करंट तो मेरी आसमान हो गई, करंट मेरी आसमान है, और वोल्टेज क्या है मेरी प्रत्येक पॉइंट पर हमारी 0 है, वो 0 सॉरी का समान वोल्टेज है। लेकिन एक कंडीशन में, जैसे कि ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ आपके लिए। जैसे कि ये लगा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, अब ये पैरेलल सर्किट नहीं होगा, अब सिर्फ इतना पोर्शन इसका पैरेलल सर्किट होगा। इसकी लगाने के लिए पहले हमें इसकी इसमें हमें लॉसेस, इसमें वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, जो बाकी जो वोल्टेज बचेगी वो इन दोनों पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसको हमेशा याद रखना। क्वेश्चन को पहले समझ लेना कि वो पैरेलल सर्किट वास्तव में दे भी रखा है या नहीं दे रखा है, उसमें कंडीशन देख लेना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा समान। तो क्या सबसे पहले क्या वोल्टेज दे रखा है, धारा है, तो वोल्टेज मेरी समान रहेगी और विद्युत धारा मेरी भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसमें गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित संतुलन कंडीशन में, अगर वो बैलेंस कंडीशन में दे रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसकी कंडीशन हमारी क्या होती है। जैसे कि मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता हूँ, मैंने ये बना दिया है और इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन होती है, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये ऐसी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगर इसकी P इंटू S बराबर Q इंटू R, अगर ये दोनों वैल्यू मेरी सेम है, ये क्रॉस अगर मेरी दोनों ही सेम रहती हैं, ये वाली, तो उसमें मेरी गैल्वेनोमीटर में हमारी हका 0 जाती है। सॉरी देखो माफ, थोड़ा ना मेरा मतलब ये थोड़ा बोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा है, और थोड़ा इसके लिए समझिए, मेरा भी सामान आया नहीं है, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे सामने।
अब ये क्वेश्चन है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। इसको याद करने वाला सीधा इनफाइनाइट होती है। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है कि संधारित्र कार्य करता है केवल एसी पे करता है, केवल डीसी पे करता है, एसी एंड डीसी दोनों पे करता है। तो ये दोनों पे करता है और दोनों पे कार्य कर देता है कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो हमारा होता है वो हमारा डीसी पे वर्क करता है। तो इस तरीके से एसी एंड डीसी दोनों पे कार्य करता है। तो इसका हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले संधारित्र की धारिता, तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर संधारित्र का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन डी। अब यहाँ से आपके लिए सारी कंक्लूजन निकलने वाले हैं। जैसे कि दे रखा है इसमें कि सतहों के क्षेत्रफल पर कैपेसिटर एरिया पे डिपेंड करता है। इसमें देखो एरिया बना हुआ है, एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा है कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर डी है मेरी, ये दोनों कैपेसिटरों के बीच की दूरी होती है, इस पर निर्भर करता है। दोनों प्लेटों के बीच मीडियम पे निर्भर करता है। ये है का हमारा ये डाइलेक्ट्रिक है, इस पर ये निर्भर करता है। तो क्या उपरोक्त सभी मतलब तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है, हमेशा याद रखना। किसी वस्तु का, ठीक है, परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, एक से अधिक ही होता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये 16वां क्वेश्चन है। ये अभी RVNL पेपर में क्वेश्चन आया था और ये बुक मेरे पास उससे एग्ज़ाम से पहले की है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन फंसते नहीं हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट वाले सारे क्वेश्चन हैं। जब आप किसी कंपटीशन को आप फाइट करने वाले हैं तो पहले आपके लिए बेसिक सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको क्लियर ही रहना चाहिए। जब भी आप जाके अच्छे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जब आप छोटे क्वेश्चनों को करोगे जब तो आप बड़े कर पाओगे। जब आपके लिए छोटे क्वेश्चनों के बारे में नहीं पता है तो बड़े कहाँ से कर पाओगे। अब ये जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था कि 1 BOT मतलब कितना होता है। पहली बात तो इसका क्या 36.10⁵ जूल होता है, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। और एक और होता है, एक और इसका होता है कि 1 यूनिट भी होता है। BOT बराबर 1 यूनिट भी होता है। 1 यूनिट मतलब 1000 किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब हो गया ये इतनी हमारी वॉट होती है। 1000 वॉट जो होती है हमारी 1 यूनिट के बराबर होती है। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1000 वॉट हो गया। 1000 वॉट बराबर एक तरह से BOT हो गया। इस मतलब ये दोनों वैल्यू 1 यूनिट एंड 36 × 10⁵ जूल, ये दोनों हमारी ये जो वैल्यू होती है हमारे क्या 1 BOT के बराबर होती हैं। इसको हमेशा क्वेश्चन को आप याद रखना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, वैल्यू ही पूछेगा डायरेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। अब इसमें देखो जो गैल्वेनोमीटर है ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर एक वर्क करता है। और गैल्वेनोमीटर का ही हमें कहाँ है मूविंग आयरन, ये जो हमारा जो रहता है कि मतलब ये हमारा डीसी पर जो का मूविंग कॉयल आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा वोल्ट मीटर एंड एमीटर जो हम दोनों कन्वर्ट करते हैं वो हमारा गैल्वेनोमीटर ही होता है। उसी से हम उसमें रेजिस्टेंस लगा कर उसको कन्वर्ट करते हैं। विद्युत घंटी जो हमारी होती है, विद्युत घंटी भी हमारी क्या होती है, हमारी क्या विद्युत घंटी भी मैग्नेटिक फील्ड पे कार्य करती है। मोटर है, मोटर ले लो, अल्टरनेटर ले लो, जनरेटर ले लो, डीसी मोटर ले लो, इंडक्शन मशीन ले लो, सिंगल फेज मोटर ले लो, ये सब क्या हमारी एक तरह से मोटर है। और मोटर हमारी मैग्नेटिक फील्ड पर कार्य करती है। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब एक आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस जो हमारा होता है कितना होता है, हमारा 0 होता है। जैसा कि आप जानते हो, मैं अगर आपके लिए कॉन्सेप्ट यहीं से आपको याद करने का थोड़ा मैं बताता हूँ। मान लो कि मेरे ये 2 वायर जा रहे हैं, ठीक है, और मैंने इसमें एमीटर मैंने इसके सीरीज़ में लगा दिया और ये मेरा यहाँ पे लोड है। अब मैं चाहूँगा कि सारा यहाँ से मैं वोल्टेज अप्लाई करूँ, पूरा टोटल जो मेरी लोड करंट है इसके पास में इसमें कोई रेजिस्टेंस लॉसेस ना हो। अब ये जब सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में मेरे रेजिस्टेंस जुड़ते हैं R1 + R2। जब मैं सीरीज़ में जुड़ेंगे तो एक तरह से यहाँ पे मेरा है लॉसेस ज़्यादा होगा, वोल्टेज मेरा ड्रॉप होगा। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस 0 से 0 रहना चाहिए। जब कम होगा तो यहाँ पे कोई हमारा लॉस ही नहीं होगा। तो यहाँ से मैं जितनी इनपुट से अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरी आउटपुट को टोटल मिलेगी। इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए आइडियली में, और प्रैक्टिकली मिनिमम होना चाहिए। और वोल्ट मीटर की बात करूँ, वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट होना चाहिए और आइडियली में मैक्सिमम होना चाहिए। प्रैक्टिकली में मैक्सिमम और आइडियली में इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 0 होना चाहिए। एक है किरचॉफ, ये क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम होता है KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, और सेकंड होता है KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब KCL है जो हमारी KCL हमारे क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये होता है। तो आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। तो क्या है, एक तरह से ये हमारा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये आधारित है। और वोल्टेज हमारा जो KVL जो रहता है
केवीएल जो रहता है हमारा वो क्लोज लूप में अप्लाई होता है कि उसमें अप्लाइड जितने सारे हमारे ईएमएफ सोर्स हैं, वोल्टेज हैं, और उसी सोर्स में आईआर जितना ड्रॉप होता है उन दोनों का योग जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो वो उसमें क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज और एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द हाँ, वो चार्ज के ऊपर हो गया और यह का हमारा एनर्जी के ऊपर हो गया। ठीक है, मतलब जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे हमारा केसीएल करता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हमारा करता है केवीएल। अब ये क्वेश्चन आ गया 20वां कि गैलोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ा जाता है। गैलोमीटर को हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसमें हाई रेजिस्टेंस का सीरीज में लगाएंगे जिसको हमारा मल्टीप्लायर बोलते हैं। और एमीटर जब एमीटर जब हम बनाते हैं गैलोमीटर का तो उसमें क्या हम संट लगाते हैं लो रेजिस्टेंस का। और जो हमारा मल्टीप्लायर जो होता है हाई रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में लगाया जाता है वोल्टमीटर के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सही संबंध है किस वाले के सही संबंध बताइए। अब के ये फॉर्मूला होता है क्यू बराबर सी वी होता है और यहाँ से पूछ रहा है ये किस तरह से सी बराबर क्यू अपॉन वी हो गया। तो यहाँ देखो सी बराबर आवेश, आवेश बोले तो सी आवेश बटे विभव वोल्टेज, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। अब धारिता एक राशि है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि वोल्टेज ले लो, करंट ले लो, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ले लो, या हमारा कैपेसिटर ले लो या इंडक्टेंस ले लो, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं हमारी सब कहेंगे अदिश राशि होती हैं। तो ये हमारी अदिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दोस्तों अभी इतना ही, मैं अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं थोड़ा आपके लिए क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, इतना ही काफ़ी है। जब तक कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसकी मैं अभी डालूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा मेरे पास अभी सुविधा नहीं है, अगर मेरे पास सारी चीज़ें कैमरा वगैरह आ जाएगा तो मैं आपके लिए अच्छे खासे रफ बुक पे सारे क्वेश्चन रफ में मैं आपके लिए सॉल्यूशन करके बताऊँगा। थोड़ा मुझे दिक्कत होती है, मुझे मेरी ढंग से क्वेश्चन नहीं बता पाता हूँ, तो थोड़ा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिए और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं कुछ एक साइड में मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरी साइड में आपके लिए मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बताऊंगा, शॉर्ट में ही बताऊंगा, लेकिन उतना बताऊंगा पर्याप्त आपके एग्जाम के लिए। मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से कराइए। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, बहुत का मतलब बहुत ही कम है। और मेरे पास मैं सही बताऊँगा, मेरे सब्सक्राइबर 1.5 महीने में, अगर मेरे 1.5 महीने में सब्सक्राइबर मेरे 1000 बन के नहीं पहुंचते हैं तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। मेरे पास रात ही मेल आया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कराइए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करा सकूँ और आप कहीं से कहीं तक आप फाइट करने लायक हो जाओ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद आपका।